हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हिंदू सक्सेशन एक्ट को कंटिन्यू करते वक्त 1956 का जो ये एक्ट है इसको कंटिन्यू करते वक्त जो बाकी के डिस्क्वालिफिकेशंस हैं सेक्शन 27, सेक्शन 28 और उसके बाद की जो कंडीशंस हैं उसको स्टार्ट करने पर सेक्शन 27 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 27 क्या कहता है? सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालिफाइड, यानी कि उत्तराधिकार जबकि वारिस निर्हित है। पूर्व में डिस्क्वालिफिकेशंस आप पढ़ चुके हैं, चाहे वो मर्डरर हो, चाहे वो रीमैरिज हो, किसी भी प्रकार की यदि किसी उत्तराधिकारी को वो डिस्क्वालिफाई हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वह प्रोपर्स्टिस यानी कि जो इंटेस्टेट मृतक है उससे पूर्व उसकी डेथ हो चुकी है ये, और उसे किसी भी प्रकार का अंश यानी कि शेयर नहीं मिलेगा। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह अपने डिसेंडेंट्स को भी नहीं दे सकेगा। वह ऐसा माना जाएगा कि उसकी मृत्यु इंटेस्टेट से पहले हो गई। ही कैन नॉट, द descendants also cannot inherit any share from his or her property. So disqualification is very important. Succession when heir disqualified. Let's start the example for it. यदि इसका एग्जाम्पल देखा जाए, यहां मैं बता रही हूं P है और उसके एक विडो खुद की है और यहां ये सन है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है और ये सन विडो है। तो यदि सन विडो जो पुत्र की विधवा है वह रीमैरिज कर लेती है, किससे पूर्व? वह रीमैरिज कर लेती है, यानी कि पुनर्विवाह किससे पहले हो जाता है? मृतक से पहले वह पुनर्विवाह कर लेती है। तो पूर्व की वीडियो में आपने क्या देखा? मैं प्लीज 1956 से 2005 की बात बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। ये जो एग्जाम्पल है ये 1956 और 2005 के पहले का है। ये कंपटीशन में यदि पूछा जाए, आज की स्थिति में तो विडो की कोई बात ही नहीं है, पुनर्विवाह जैसी चीज ही खत्म हो गई। ठीक, तो ये एग्जाम्पल मात्र और मात्र किससे है? 2005 से पहले की स्थिति में। यदि ये पुनर्विवाह कर लेती थी 2005 से पहले, तो यानी कि इसकी मृत्यु से पहले, तो यह डिस्क्वालीफाई हो जाती और डिस्क्वालीफाई होने के कारण यह सारी ये संपत्ति इस डब्ल्यू को मिल जाती। परंतु 2005 के बाद ऐसा कोई इलस्ट्रेशन पुनर्विवाह वाला आप नहीं काम में लेंगे। लेकिन अगर कंपटीशन में पूछा जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि 2005 से पहले की स्थिति होती तो पुनर्विवाह जो एलिमेंट है ये काम आता और पुनर्विवाह एक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। अपन इसको एग्जांपल और दूसरी तरह से समझ लेते हैं कि यदि एक कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स, कन्वर्जन का तो है ना एग्जांपल, तो कन्वर्जन से और समझ लेते हैं इस बात को। कन्वर्जन से यदि समझा जाए क्या कि यह एक दो ब्रदर्स हैं, ब्रदर 1 और ब्रदर 2। ठीक, अब ब्रदर 1 और ब्रदर 2, इस ब्रदर 2 का एक AS1 एक इसका पुत्र है और यदि एक और ब्रदर 3 था, ठीक, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो सारी संपत्ति किसको चली जाएगी? ब्रदर 1 को। ब्रदर 2 को इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और धर्म परिवर्तन के कारण उसकी संपत्ति किसको जा सकती है? AS1 को तो जा सकती है। देखिए, ध्यान रखें प्लीज, AS1 को जा सकती है, लेकिन यदि AS1 का जन्म कब हुआ? उसके धर्म परिवर्तन के पश्चात, तो नहीं जाएगी। तो AS1 को यानी कि ब्रदर 2 का जो डिसेंडेंट है, जो वंशज है AS1, उसको भी संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। AS1 को कब जा सकती थी? यदि AS1 का जन्म
इसके कन्वर्जन से पहले हुआ होता। इलस्ट्रेशंस पे इसलिए ध्यान की बात है, मैंने यह एक जो वीडियो बनाया है डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित वो इसीलिए बनाया है कि ये मात्र और मात्र कंपटीशन लेवल का है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर में जो अगर ये बात होगी तो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तब वहां ये इलस्ट्रेशंस प्रॉब्लम के रूप में यदि पूछा जाए तो, लेकिन ये सारी 2000 डिस्क्वालिफिकेशन जो कन्वर्जन है वो आज भी कायम है। ठीक है, शायद ये बात आपको यहां समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन 27 के बाद सेक्शन 28 डिजीज डिफेक्ट एक्सेट्रा। ये थोड़ा सा सेविंग पॉइंट बता दिया, नॉट टू डिस्क्वालीफाई, यानी कि किसी प्रकार का कोई यदि कोई रोग हो जाए या कोई त्रुटि हो जाए तो वह किसी भी प्रकार से निर्हित नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी और वह उत्तराधिकारी में उत्तराधिकार माना जाएगा। यदि कोई संपत्ति छोड़कर उसकी मृत्यु होती है तो वह उत्तराधिकारी में गिना जाएगा। He can claim his interest in the property. So this finishes with section 27 और section 28. अब एक नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट बनता है, that is very very important for the exam, for the competition level, and that is section 29 और ये आपका एस्चीट। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो वर्ड है ये लीगल लैंग्वेज का वर्ड है, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखें। एस्चीट यानी कि यदि देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर्स, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो सारी संपत्ति किसको चली जाएगी? सरकार को। एस्चीट यानी कि संपत्ति किसको चली जाएगी? इफ एन intestate has left behind him no heir qualified, that is a very important word, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के कारण एयर तो है लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गया, किसी निर्हित हो गया। यहां है एयर क्वालिफाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। दिस टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एयर जो क्वालिफाइड है यानी कि ऐसा उत्तराधिकारी जो कि निर्हित नहीं हुआ है, जो योग्यता रखता है, क्वालिफाइड। यदि यहां कोई भी ऐसा नहीं है तो सारी संपत्ति किसको चली जाएगी? सरकार को। और ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है यह सरकार के ऊपर होगा, सरकार के ऊपर होगा कि वह ये बताए कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एयर्स, और इसीलिए सारी संपत्ति सरकार के पास आ गई है। तो यहां एक एविडेंशियल प्रूफ हो जाएगा। तो दिस फिनिशेस सेक्शन 29। नाउ चैप्टर 3 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्टेन चेंजेस हैव बीन डन by Amendment Act of 2005 and that is only section 30. इस चैप्टर में केवल और केवल यही एक धारा है, धारा 30, और इसको कहते हैं टेस्टामेंटरी सक्सेशन। हिंदी में क्या हो जाएगा? वसीयती उत्तराधिकारी। ये पूरा जो चैप्टर 3 है इसका टाइटल भी टेस्टामेंटरी सक्सेशन है और धारा 30 का भी टेस्टामेंटरी सक्सेशन है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है वह विल या वसीयत बना देता है तब धारा 30 लागू हो जाएगी। इससे पूर्व 2005 की कहानी यदि अपन करें तो क्या हो जाएगा? यहां हिज और हर दोनों ही शामिल हो जाएंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों को यह अधिकार है कि यदि, नीचे का यहां एक स्पष्टीकरण दे रखा है कि सहदायी की संपत्ति में यदि कोई हित उन्हें मिलता है, मैं 2005 की बात बता रही हूं, यदि कोई उन्हें हित मिलता है, यदि उनका जो कोई हित है, उनको लगता है ये हमारा हित है, उसका विल बन सकती है, उसकी वसीयत बन सकती है। और पूर्व में क्या था कि केवल स्व अर्जित संपत्ति,
स्व अर्जित संपत्ति के लिए टेस्टामेंट यानी कि वसीयत बन सकती थी। इस प्रकार से यह सेक्शन 30 आपके सामने रखा गया और सेक्शन 30 कंप्लीट हो गया। 2005 से पहले की स्थिति और 2005 से पूर्व की स्थिति आपको दोनों को बतानी है। इसको अगर पढ़ें तो क्या हो जाएगा, एनी हिंदू मे डिस्पोज, मे क्यों लिखा है कि वो विसित बना भी सकता है और वह चाहे तो नहीं बना सकता। मे डिस्पोज बाय विल और अदर टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी विच इज ऑफ केपेबल ऑफ बीइंग सो डिस्पोज्ड बाय हिम और हर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है, द इंटरेस्ट ऑफ अ मेल हिंदू in a mitaksha co-partial property or other, notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, be deemed to be a property capable of being disposed of by him or by her within the meaning of this section. इस तरह से यह टेस्टामेंट्री सक्सेशन कंप्लीट। इस अधिनियम में केवल अब धारा 6 रह गई है, यानी कि 2005 से पूर्व की स्थिति धारा 6 की और अमेंडमेंट के बाद ये नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीटली समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।